Hello everyone, very good morning. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये क्लास हमारे उन बच्चों का है जो हमारे बच्चे एमए सेकेंड सेमेस्टर में है। पेपर आप लोगों का पहला है। पेपर का नाम है एडोलेसेंस एंड यूथ। ये आज आप लोगों का पार्ट 4 है स्टूडेंट, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसमें आप लोग ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए। उसके बाद आकर पार्ट 4। आज मैं इसमें पार्ट 4 में प्रीवियस ईयर का लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आई हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमको न्यूट्रिशन साइंस, फूड न्यूट्रिशन का जो पहला पेपर है उसको पढ़ाइए। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि बेटा मैं ह्यूमन डेवलपमेंट वाला पेपर पढ़ाती हूँ। अभी जो है फूड न्यूट्रिशन का पेपर मैं नहीं स्टार्ट की हूँ, तो ठीक है। तो फूड न्यूट्रिशन वाले अपने जो भी क्लास टीचर हैं उनसे आप लोग संपर्क करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का समय बिना गवाते हुए आज क्वेश्चन हम आपका लॉन्ग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या था, 2025 में क्या पूछा गया था, फ्रायड के सिद्धांत को समझाइए। तो देखिए सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यह बताता है कि हमारे अवचेतन मन की छिपी हुई इच्छाएं, यादें और भावनाएं हमारे दैनिक व्यवहार और व्यक्तित्व को गहराई से नियंत्रित करती हैं, ठीक है। यानी सिगमंड फ्रायड को जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। या कभी कभी आप लोग जब नेट की तैयारी करेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, सिगमंड फ्रायड ने किया था, ठीक है। फिर क्या है, फ्रायड के सिद्धांत को मुख्य रूप से 3 भागों में समझा जा सकता है। फ्रायड का जो है सिद्धांत था तो वो कितने भागों में हम उसको समझ सकते हैं, तो 3 भागों। पहला क्या है, मन की संरचना के आधार पर। तो मन की संरचना के आधार पर फ्रायड महोदय क्या कहते हैं इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए फ्रायड ने मानव मन की तुलना पानी में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ से की है, ठीक है। फ्रायड ने क्या बताया है, जो मन है हमारा, तो उन्होंने ये बताया कि ये पानी में तैरते हुए क्या है, बर्फ के पहाड़ की तरह होता है। अब उसको भी क्या किया उन्होंने, 3 तरह से बांटा है। देखिए स्टूडेंट, बैक साउंड भी बहुत ज़्यादा जा रहा है क्योंकि इस समय क्या है, घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो जो है क्लास लेने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मैं छत पे आके ऊपर से क्लास ले रही हूँ तो हो सकता है कि बाहर की वॉइस बहुत तेज़ी से जा रही है। पहला देखिए इसमें क्या है, चेतन मन। यह हिमशैल की ऊपरी हिस्सा है जो पानी के बाहर दिखाई देता है। इसमें वे विचार और भावनाएं शामिल हैं जिनसे हम हर पल अवगत होते हैं, ठीक है। चेतन मन का क्या है कि मतलब ये बर्फ मतलब पानी के बर्फ के पहाड़ से तो तुलना कर दी, तो अब उन्होंने चेतन मन को बताया कि ये बाहरी सबसे बाहरी ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। और इसमें क्या है, वे विचार और भावनाएं शामिल जिन्हें क्या है हम पहले से क्या होते हैं, हर पल अवगत होते हैं। फिर क्या, अवचेतन मन। यह पानी के अंदर डूबा हुआ सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। पानी के अंदर डूबा हुआ सबसे बड़े हिस्से को उन्होंने क्या कहा, अवचेतन मन कहा। यहाँ वे यादें और जानकारी होती हैं जिन्हें हम थोड़ा प्रयास करके क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है अचेतन मन। यह पानी के अंदर डूबा हुआ सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें दबी हुई इच्छाएं, ठीक है, गहरे डर और अनैतिक भावनाएं होती हैं जिन्हें हम छिपा कर रखते हैं, लेकिन यह हमारे व्यवहार को सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पहला हमारा क्या हो गया, चेतन मन, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया अवचेतन मन और तीसरा क्या हो गया, अचेतन मन। ये कब है, मन की मतलब मन के संरचना के आधार पर उन्होंने 3 चीज़ों को मतलब डिवाइड करके समझाने की कोशिश की है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या, व्यक्तित्व के 3 घटक। तो व्यक्तित्व के 3 घटक को भी उन्होंने समझाया है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये क्या है, आपके व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। तो देखिए फ्रायड के अनुसार हमारा व्यक्तित्व
3 बुनियादी शक्तियों से मिलकर क्या है बनता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है, ईड होता है, दूसरा ईगो होता है, तीसरा क्या होता है, सुपर ईगो होता है। तो देखिए ईड क्या है, यह जन्मजात और जैविक हिस्सा है। यह मुझे अभी चाहिए के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यानी तत्काल तत्काल मतलब किसी भी चीज़ की इच्छा शक्ति हुई और उसको तुरंत तत्काल पूरा किया जाए, तो वो व्यक्तित्व के कौन से घटक में आता है, तो आपके ईड के घटक में आता है। ठीक है, यह हमारी मूल प्रवृत्ति भूख और तत्काल खुशी पर क्या होता है, आधारित होता है। ईड जो है क्या है, जन्मजात और जैविक हिस्सा होता है, और ये क्या किसी भी मतलब इच्छा की पूर्ति तुरंत चाहता है। इस सिद्धांत पर क्या है, ईड आपका काम करता है। दूसरा हमारा क्या है, आपका ईगो है। ठीक है, दूसरा क्या है, ईगो है। ईगो में देखिए यह वास्तविकता पर आधारित होता है। यह ईड की इच्छाओं को नियंत्रित करता है और उन्हें समाज के अनुसार सही तरीके से पूरा करने का व्यवहारिक रास्ता निकालता है। यह मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। देखिए अब ये क्या हुआ, ईड ने कहा कि नहीं मुझे अभी तुरंत कोई चीज़ को चाहिए। जैसे मान लीजिए रात को 12 बजे किसी को भूख लगा, एक बात मैं करी, एक एग्जांपल दे रही, भूख लगा, अब रात को 12 बजे तुरंत की मतलब तुरंत मुझे खाना चाहिए, तो तुरंत तो संभव नहीं है। तो अब क्या हुआ, ईगो ने मतलब ये बताया कि नहीं भाई रात के 12 बजे हैं, अभी क्या है, अभी घर में खाना नहीं बन सकता है, कौन उठ कर बनाएगा। तो उसको क्या है, एक और उस रात में मतलब उसको समझा कर कि आप थोड़ा सा नॉर्मल दूध या ब्रेड्स खाकर अभी सो जाइए रात को 12 बजे। अब क्या हुआ, ये व्यवहारिकता का रास्ता निकाला, इसलिए जो ईगो को क्या है मतलब मध्यस्थ यानी मीडिएटर कहा जाता है। ठीक है, यानी सही और गलत में क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को ईड को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर क्या, सुपर ईगो, यह हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भंडार है। यह हमें सही और गलत का बोध कराता है और ईड की अनैतिक इच्छाओं का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, ईड की अनैतिक इच्छाओं का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इस तरह से समझिए, जैसे सुनसान रास्ता है। ठीक है, कोई लड़की जा रही है, पीछे से 2-3 लड़के आ गए और उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में आया कि नहीं इसका हम लोग क्या करते हैं, अपनी मतलब काम शक्ति को पूरा करने के लिए इसका क्या करेंगे, इसका हम बलात्कार कर देते हैं या ठीक है रेप कर देते हैं। तो उसमें क्या हुआ, तो जो है सुपर ईगो क्या समझाएगा कि नहीं ये किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, तो हमें ऐसा नहीं करना। तो यही मतलब ईड की अनैतिक इच्छा क्या हुई कि मतलब इसके साथ जो है हम लोग रेप करते हैं। ठीक है, अपनी काम शक्ति को मतलब फुलफिल करते हैं, पूर्ति करते हैं। लेकिन वहीं पर क्या हुआ, सुपर ईगो तुरंत आ गया और उसने क्या किया, उसने जो ईड की जो अनैतिक इच्छा थी उसको कंट्रोल किया। उसने ये समझाने की कोशिश की कि ये क्या है, ये किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। अगर कोई अपनी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगा। तो क्या किया, जो सुपर ईगो ने क्या किया, ईड को कंट्रोल करने का काम किया। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ईड क्या होता है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है। अब देखिए हम मनोयौन विकास के चरण के आधार पर जो है फ्रायड का नियम समझते हैं। तो देखिए फ्रायड का मानना था कि बच्चों, यहाँ पर की छोटी मतलब बच्चों का व्यक्तित्व 5 चरणों में विकसित होता है। प्रत्येक चरण में शरीर का एक विशिष्ट अंग, यहाँ पर अंग जोड़ लीजिए, अंग आनंद का मुख्य केंद्र होता है। तो देखिए पहला क्या है, आपका मुखी अवस्था। मुखी अवस्था में क्या होता है, जन्म से 1 वर्ष की अवस्था को मुखी, यहाँ पर मुख्य हो गया, यहाँ पर मुखी बना लीजिएगा, मुखी अवस्था कहते हैं। फ्रायड के अनुसार बालक की काम शक्ति की संतुष्टि सुख, होठ, ठीक है, जीभ द्वारा चूसने तथा निगलने की क्रिया से प्राप्त होती है। इस अवस्था में ईड शिशु के पूरे शरीर में प्राप्त होती है और कारण संवेदनशील होता है। ठीक है, शिशु को शरीर के किसी भी भाग में स्पर्श करने पर क्या होता है, उसे जो है सुखद अनुभव होता है। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था कितने समय का होता है, तो याद रखिएगा कि जन्म से लेकर 1 वर्ष की अवस्था को हम क्या है, मुख्य अवस्था कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आप अगर उनको किस करने जाएंगे तो तुरंत अपना मुंह खोलते हैं खाने के लिए। ठीक है, आप उनको मतलब बॉडी पर सहलाएंगे तो भी उनको मतलब खुशी, वो हंसते हैं ना, वो खुश होते हैं। तो ठीक है,
दूसरा क्या है गुदी अवस्था। गुदी अवस्था में क्या होता है कि यह अवस्था जो होती 1 से 3 वर्ष की अवस्था को फ्रायड ने गुदी अवस्था कहा है। इस अवस्था में शिशु कामुक सुख का अनुभव मल त्यागने से नियंत्रण का आनंद मल विसर्जन की प्रक्रिया से करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 से 3 वर्ष की अवस्था में क्या है, शिशु क्या करता है, अपने मल को नियंत्रण करके भी आनंद लेता है और उसका जो है विसर्जन यानी मल निष्कासित करके भी आनंद लेता है। चौथा आपकी अवस्था है तीसरा है लैंगिक अवस्था। तो यह अवस्था 3 से 6 वर्ष तक की होती है। अपने जननांगों में रुचि, माता पिता के प्रति क्या होता है आकर्षण। अब देखिए इसको है कि इस अवस्था में बच्चे सिर्फ अपनी ही जनेंद्री होगा, यहाँ पर ज्ञानेंद्री नहीं होगा, जनेंद्री, ठीक है, क्या होगा जनेंद्री द्वारा आनंद नहीं प्राप्त करते बल्कि दूसरे साथी लड़के या लड़कियों की जनेंद्रियों के साथ भी क्या करते हैं, खेलते हैं। बालक अक्सर मूत्र त्याग प्रतियोगिता करते देखे जाते हैं। थोड़े बड़े होने पर हस्त मैथुन भी करते हैं। एक दूसरे के जनेंद्रियों के आकार और कार्यप्रणाली की चर्चा भी करते हैं, क्योंकि बालकों में इस अवस्था में जो है जनेंद्री के कार्य के बारे में जो है स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब आप देखते होंगे जो बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो आप देखते होंगे कि बाथरूम मतलब निकालते हैं तो क्या है 5-6 लड़के कि हाँ कितनी दूरी पे गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अपनी प्रतियोगिता करते हैं। कुछ बड़े होने पर जो है हस्त मैथुन जैसी क्रिया को भी वो करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें, और जो लड़कियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो जैसे कि अपनी माँ के आभूषण कपड़े पहनकर मतलब वो अपने आप को उसमें जो है मतलब मानती कि मैं बिल्कुल माँ जैसी हूँ, ठीक है। लड़के जो होते हैं वो क्या है, लड़के जो होते हैं माता की ओर जो है मतलब आकर्षित होती है, और लड़कियां क्या होती हैं पिता की ओर आकर्षित होती हैं। यानी आपका जो है क्रॉस तरह से चलता है ये चीज़ें। फिर क्या है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में क्या होता है, तो देखिए यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। इस अवस्था में सामाजिक और बौद्धिक कौशल का विकास और यौन भावनाएं शांत हो जाती हैं। ऊपर दी गई अवस्था से गुजरने पर अर्जित भय, सामाजिकता एवं शिक्षा के कारण काम जनित क्रियाएं शांत रहती हैं। बालक की रुचि अपने शरीर के अंगों से हटकर बाहरी चीज़ों की ओर अधिक होती है। साथियों के साथ खेलना, हंसी मजाक करना और इस अवस्था की क्या होती हैं विशेषताएं बन जाती है। यानी सुषुप्त अवस्था जो होती है वो क्या 6 से 12 वर्ष की होती है। इस अवस्था में क्या करता है, इस अवस्था में बालक जो होता है सामाजिक और बौद्धिक विकास जो है और यौन जो होता है वो यौन की भावनाएं जो होती है वो क्या हो जाती है शांत हो जाती हैं, ठीक है। और जो भी मतलब अर्जित ज्ञान रहता है, डर भय ये सब क्या होता है इसमें, इससे वो हटा कर क्या करता है वो अपने साथियों को, जैसे साथियों के साथ खेलना, साथियों के साथ हंसी मजाक करना, इन सब चीज़ों पर उसका फोकस चला जाता है। अब देखिए लास्ट क्या है जनेंद्रीय अवस्था। इसमें क्या है, यह अवस्था 12 से 20 वर्ष की बीच की होती है। इसमें 3 अवस्थाओं का काल भी सम्मिलित होता है। इस अवस्था में यौन अंगों के विकास, यौन के निखार और पुबर्टी के कारण आने वाले शारीरिक मानसिक दबाव के कारण कामुकता फिर जनेंद्री में जागृत हो जाती है, ठीक है। यानी जैसे ही हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय फिर जनेंद्री जो है मतलब अब जैसे लड़का लड़की मतलब एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ठीक है, मतलब बॉडी टचिंग, ये सब चीज़ क्या होता है फिर से मतलब जो है काम शक्ति जो है जागृत हो जाती है। अब आइए देखिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि मानव विकास में किशोरावस्था और युवावस्था से आप क्या समझते हैं, उसको क्या करना है स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए मानव विकास में किशोरावस्था और युवावस्था जीवन के ये 2 सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी चरण हैं जो शारीरिक, ठीक है, मानसिक और सामाजिक बदलावों से क्या होते हैं जुड़े होते हैं। किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष की मध्य की अवस्था होती है। 12 से 20 वर्ष हमने क्यों कहा, क्योंकि कल ही आप लोगों को हमने बताया था 13 to 19 जो टीन शब्द है वही क्या है किशोरावस्था को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए किशोरावस्था को क्या है हम टीनेजर्स के नाम से भी जानते हैं।
किशोरावस्था में एक नए आत्मविश्वास की जागृति होती है, आने पर जागृति होती है, ठीक है, को शारीरिक व सामाजिक, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन बालक पर गुजरते हैं। इस समायोजन तथा समायोजन सफलतापूर्वक कर लेने वाले किशोर अपने लिए आदर्श चुनकर उनके अनुरूप अथवा आदेशानुसार कार्य करने लगते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इन किशोरों में नई प्रेरणा और आत्मविश्वास होता है, इन्हें नेतृत्व में आनंद आता है और अपने भविष्य के प्रति ये आश्वस्त होते हैं। इसके विपरीत समायोजन में असफलता के परिणाम स्वरूप किशोरों में स्वयं के प्रति संशय की भावना उत्पन्न हो जाती है। यह किशोर भूमिका विस्तृत की स्थिति में आ जाते हैं। यह किशोर आपराधिक वृत्तियों तथा मनस्ताप की स्थिति के कारण स्वयं को समाज में समायोजित कर पाने में असफल अनुभव करते हैं तथा विध्वंसकारी प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। इस तूफान व तनाव की अवस्था इसे तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। इसमें शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और पहचान की संकट आदि से यह अवस्था क्या होती है, प्रभावित होती है। शारीरिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी में जो मतलब हार्मोनस चेंजेज होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे भी मतलब जो किशोर और किशोरियां जो होती हैं वो क्या होती है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, अपने करियर के प्रति ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि क्या विषय का चुनाव करें जिससे कि उनका भविष्य में करियर बन सके। ये सब चीज़ें क्या होती, कहीं ना कहीं जो है किशोरावस्था में एक मुख्य समस्या के रूप में जागृत होती है। अब आइए देखिए हम युवावस्था के बारे में बात करते हैं। युवावस्था में क्या है कि लगभग, ठीक है, युवावस्था में क्या है आपका लगभग 20 से 35 वर्ष की अवस्था को युवावस्था कहते हैं। यह पूर्ण वयस्कता की शुरुआत होती है जिसे स्थिरता और उत्पादकता का समय माना जाता है। यानी 35 वर्ष तक पहुँचते जो है युवा जो होते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और उसमें क्या होती है, गंभीरता आने लगती है। किसकी अपेक्षा, किशोरावस्था की अपेक्षा, ठीक है। वो मतलब जीवन के सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या होती है, धीरे धीरे गंभीरता आने लगती है। बाल्यावस्था से ही स्वस्थ संबंधों की नींव से गुजरने वाले युवक युवती स्वस्थ और अस्थायी व प्रागण संबंध की रचना करते हैं। वहीं पर क्या है, दूसरी ओर जैसे बिखरे या टूटे हुए परिवार से जो बच्चे निकले हैं, किशोरावस्था से निकले हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने लिए अकेलापन, यहाँ पर पन होगा, अपने लिए अकेलापन ढूंढ लेते हैं। ऐसे युवक विवाह से भी बचना चाहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो कि अगर उनका एटमॉस्फेयर बचपन से उनको सही वातावरण नहीं मिला तो वो क्या है, वो मतलब शादी विवाह से भी नाम से क्या है, डरते हैं और एक डिस्टेंस बनाकर रहते हैं। इस अवस्था के विषय में वर्णन करते हुए एरिक्सन लिखते हैं कि जब फ्रायड से पूछा गया कि किसी गुत्थी रहित सामान्य व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए तो उसने उत्तर दिया, उसे प्यार करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या बताया, फ्रायड ने क्या आंसर दिया, उसने ये आंसर दिया कि उसे क्या है, उस व्यक्ति को क्या है, प्यार करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। अब देखिए जो युवावस्था है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, या युवावस्था जो है कौन सी टेक्नोलॉजी को अपनाकर जो है देश के विकास में अपना योगदान दे सकती, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर ले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नवाचार व रचनात्मकता। नवाचार का मतलब क्या हुआ, नए विचार को धारण करना और किसी भी समस्या को कितने आप रचनात्मक ढंग से सुलझा सकते, इसके बारे में बात करना। युवा नए दृष्टिकोण और आधुनिक तकनीक के विशेषज्ञ होते हैं। वे नई समस्याओं को सुलझाने के लिए रचनात्मक और नए विचार लाते हैं। सामाजिक परिवर्तन। युवा सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों और असमानताओं को चुनौती देने में अद्भुत शक्ति रखते हैं। वे बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में जो है कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्थिक विकास क्या होता है। युवा पीढ़ी कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा होती है।
उत्पादक कार्यों और उद्यमिता में उनकी भागीदारी से किसी भी देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है, ये तीनों क्या थे आपके जो है युवा अवस्था में जो है काम था। अब देखिए कैसे मतलब नवाचार का मतलब क्या हुआ। अभी आप देख रहे होंगे एक मतलब मुहिम चल रहा है, जैसे युवा क्या है, आज युवा जो है बेरोजगार बहुत ज़्यादा, आप लोग भी देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो कितना संघर्ष कर रही है। अभी देखिए खान सर जो है बहुत मतलब वर्ल्ड के फेमस टीचरों में से एक हैं। तो अब देखिए उनके ऊपर भी क्या है इस तरह से मतलब इल्ज़ाम लगाकर फायरिंग ये सब चीज़ें हो रही। तो आज क्या है, आज जो है शिक्षक और जो है विद्यार्थी एक होकर अपने मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। अगर ये मीडिया साथ देती तो शायद शिक्षक को रोड पर नहीं उतरना पड़ता। तो अब क्या है, तो अब देखिए परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं ना युवा मिलकर, युवा टीचर्स और युवा विद्यार्थी मिलकर क्या कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी जो है मनमानी नहीं चलेगी। जैसे अभी जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, आपने देखा जीडी का पेपर लीक हुआ, मतलब हर इस सरकार में क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहे और लीक हो रहे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब क्या कि अब क्या हुआ, अब मीडिया जैसे नहीं साथ दे रही थी तो अब क्या कर रहे हैं, अब शिक्षकगण और विद्यार्थीगण मिलकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये परिवर्तन लाया जाए। ऐसे लाखों गरीब छात्र जो हैं वो शिक्षा नहीं पा सकते हैं। तो अब क्या कहते हैं, अब परिवर्तन आएगा ना, तो कैसे आएगा, तो नया विचार उन्होंने देखा और अपने मांग को उन्होंने रखा, तब इससे क्या हो रहा है। अब आज क्या है, अब धर्म जाति पर वोट आप नहीं ले सकते। आपने विकास का काम क्या किया, किस लेवल पर किया, आपकी युवा जो है मतलब कितनी संतुष्ट है, ये सब अब सब मायने रख रहा है, मायने रख रहा है। तभी तो आज युवा जो है सोशल मीडिया के जरिए, युवा टीचर जो है सोशल मीडिया के जरिए क्या कर रहे हैं, अपनी मांग को मतलब सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और ये मैसेज जो हो रहा है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। तो आज युवा क्या है सड़क पर भी उतर चुके हैं अपने बातों को रखने के लिए, सरकार से टक्कर लेने के लिए। तो यही परिवर्तन हुआ ना। तो उन्होंने क्या किया, नवाचार को अपनाया। उन्होंने ये इस चीज़ को नहीं अपनाया कि नहीं चलो ठीक है मैं री एग्ज़ाम फिर से दे दूंगा, इस चीज़ को नहीं अपनाया। री एग्ज़ाम ठीक है वो देंगे, लेकिन अपनी बातों को सरकार तक वो पहुंचाएं। ये बहुत बड़ी क्रांति आई। अब क्या है, अब सरकार आगे से भी सचेत होकर काम करेगी। ठीक है, तो ये परिवर्तन होना था इस सरकार के प्रति। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब क्या है, ये सरकार का मंशा क्या है कि कोई न तो पढ़े और न ही कोई आगे बढ़े। ठीक है, कोई मतलब शिक्षा को इस सरकार ने क्या किया, एकदम ख़त्म कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारी सरकार की क्या ये सब डीमेरिट है ना। वो खाली मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इस पे बात करती है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई इस पे बात नहीं करती है, हमारे शिक्षा का स्तर कितना गिर गया इस पे बात नहीं करती, हम कितने युवाओं को मतलब आत्महत्या पर मजबूर कर दे रहे इस पे बात नहीं करती है। तो आप लोग खुद इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए, 2 क्वेश्चन आज आप लोगों का हो गया है, लॉन्ग क्वेश्चन जो पिछले साल आया था। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।